पर कुछ क्वेश्चंस इस तरह से आते हैं कि हमारी सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा था। स्ट्रक्चर के ऊपर काम करना है आपको, और सोसाइटी में जैसे अभी वो जूते वाला क्वेश्चन आया था, उस तरह के क्वेश्चन की कोई गारंटी नहीं होती कि कहाँ से वो पूछेंगे, क्योंकि सोशल एस्पेक्ट्स आर इम्पॉर्टेंट और इसलिए कवर करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि कहाँ से क्या पूछेगा वो हमें नहीं मालूम। तो सबसे बड़ा कंपोनेंट बनता है कि घटना चक्र में जितने सोशल क्वेश्चंस हैं उनसे थोड़ा सा ब्रीफ लेआउट ले लिया जाए। घटना चक्र करके सोशल क्वेश्चंस को मार्क करके कि हाँ यहाँ पर ये पार्ट है सोशल का, इकोनॉमी का भी इसी तरह से, टैक्सेशन का भी इसी तरह से, वो काम करते रहना आप लोग। ओके, सो बैकग्राउंड हमारा हो गया था मोनोथेइज्म का, स्टार्टिंग का। देन गजनीज के बारे में बात थी कि गजनीज की स्टार्ट जो होती है, इसके अंदर एक बंदा था जिसे फाउंडर कहा जाता है अल्तजिन। नाउ एक टर्किश वर्ड है अल्प। अल्प अल्प आप कह सकते हो छोटा, अल्प छोटा ही होता है लघु हिंदी में, लेकिन टर्किश में भी वही होता है। एक बड़ा लीडर होता था, उसके अल्प हुआ करते थे, अल्तजिन नाम था, तो वो अल्प रहा होगा, वॉट एवर, आई डोंट नो। तो इसने जाबुल या जाबुल नाम का शहर कब्जा कर लिया था, और जिसकी कैपिटल हुआ करती थी गजनी। अब जीता किससे था? तो यहाँ पर अरब डायनास्टीज थी। आमिर अबू बकर लाविक 936 एडी के अंदर ये कब्जा करता है उसको, एंड द सेम ईयर ही डाइड। इसके बाद में इसहाक नाम का बंदा था जो राजा बनता है गजनी के इलाके के अंदर, जिसने 3 साल तक राज किया। और इसके बाद इसका एक कमांडर था बल्कती जिन, ये जीत जाता है, ये कब्जा कर लेता है थ्रोन के ऊपर। और उसके बाद उसका एक स्लेव था जिसका नाम था पिराई, 972 एडी के अंदर वो थ्रोन पे आ जाता है गजनी के। देन फिर से जो लाविक था अबू बकर लाविक, उसके बेटे को बुलाया जाता है अब, और गजनी के ऊपर अटैक करने के लिए कि गजनी पे आके अटैक कर दो। इस टाइम पर जयपाल मदद करता है, अरब डायनास्टी की मदद करता है जयपाल, ब्राह्मण शाही वाला, हिंदू शाही ब्राह्मण शाही वाला। एंड देन साबुक्त जिन जो अल्तजिन का सन इन लॉ था, वो क्या हुआ? डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ उसका। सबसे पहला नाम लिखो, ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो लिखवा रहा हूं। सबसे पहला नाम लिखो अल्तजिन। अल्तजिन के नीचे डाउन एरो करो, अल्तजिन के नीचे डाउन एरो करो। इसहाक, इशहाक या इसहाक। देन उसके नीचे डाउन एरो करो, लिखो कमांडर, सेनापति। इसके नीचे, इसहाक के नीचे डाउन एरो करो, कमांडर, उसका नाम है बल्कतजिन, BALKTIGIN, बल्कतजिन। उसके नीचे डाउन एरो करो, लिखो पिराई, पिराई इसका स्लेव है, पिराई ब्रैकेट में लिखो स्लेव। और ये क्रूएल था, दुष्ट था। तो इसके जो जनता थी उन्होंने फ़ोन लगाया सबसे पहले वाले बंदे के बेटे को, जो कि आमिर अबू बकर लाविक था, उसके पुत्र को, जनता ने। तो क्रूएल था, क्रूएल की था, तो जनता ने किसको कॉल किया? सबसे पहले वाले के बेटे को। सबसे पहला वाला नाम किसका लिखा तुमने? अल्तजिन बना किससे लेकर था? तो उसके ऊपर एक नाम लिखो, उसके ऊपर नाम लिखो आमिर अबू बकर लाविक, आमिर अबू बकर लाविक। और छोटी लिख ले, तू इतना बड़ा है, तेरी राइटिंग इतनी छोटी है, तेरी कॉपी वहां जाएगी एग्जामिनेशन हॉल। हाँ, एक न्यूज़ जो खबर मेरे पास आई है हमारे एक बहुत अच्छे साथी हैं उनके थ्रू, कि 2019 के अंदर एक एक टीचर के पास ऑनलाइन एक एक क्वेश्चन तक गया है चेक होने के लिए। सिंगल क्वेश्चन वॉज सेंट। तो स्पेशलाइजेशन चाहिए अब आपको आंसर्स के अंदर, अब वो जनरलाइजेशन अप्रोच से नहीं होगा काम। सो एक एक टीचर ने ऑलमोस्ट 10-10 हज़ार कॉपियाँ चेक करी हैं, अभी 10,000 बार एक ही क्वेश्चन चेक करा है। सो हुआ यह है कि जो उनका स्टेटमेंट मुझे सुनाया गया है कि एक जनरलाइजेशन करके मार्क्स दे दिए गए, एवरेज मार्क्स। सो इसलिए यू नीड टू वर्क ऑन योर डिस्प्लेइंग प्रॉपर्टीज, क्या आप अपने आंसर को कितना डिस्प्ले करा रहे हो। अगर आपका आंसर अलग दिखेगा तो आपको नंबर मिलेंगे, अदरवाइज नंबर नहीं मिलेंगे। सामने वाला रोबोट की तरह सिर्फ कीवर्ड्स पढ़ने की कोशिश करेगा, और एक स्टैंडर्ड बन जाएगा कि इतने कीवर्ड्स एवरेज हैं, उससे कम हुए तो आपके नंबर कम होंगे। और अगर वहीं आपने डिस्प्ले के अंदर चीजें डालना चालू कर दी तो आपके नंबर बढ़ेंगे, और अच्छे से बढ़ेंगे, ये भी याद रखना, क्योंकि इतना लंबा वॉल्यूम जब होता है तो मार्क्स जनरली एवरेज हो जाते हैं। हाँ, 2-3 हज़ार कॉपियां अगर हैं तो इंसान फिर भी सुकून से कर लेता है। ओके, सो लाविक, लाविक के बेटे को किसने बुलाया? जनता ने। किसके टाइम पे बुलाया? पिराई, PIRAI, अल्तजिन का बेटा नहीं। उसके ऊपर एक और नाम लिखना है तुम्हें। क्या लिखा है तुमने? चार्ट से ही बना रहे हो? तो लाविक के बेटे को बुलाया जनता ने। हाँ, अल्तजिन को नहीं बुलाया भैया, अल्तजिन तो गया,
अल्पतजिन तो 1 साल, अल्पतजिन के आगे लिखो 1 ईयर, अभी पता चल जाएगा। वो मुझे मालूम है कन्फ्यूजन तुम्हारे चेहरों से दिख रहा है इसलिए दूर कर रहा हूँ। उसके नीचे क्या नाम था? इशाक, उसके ब्रैकेट में लिखो 3 साल। ठीक है, अब उसके बाद बाल्कतिजिन है, बाल्कतिजिन के बाद उसका पिराई नाम का स्लेव है। ईयर है 972, ईयर 972 एडी के अंदर। तो क्या समझा था? 1972 मैं पैदा भी नहीं हुआ था। उसके आगे लिखना कि लाविक के बेटे को बुलाया गया जनता के द्वारा। अब यहां पर जो अल्पतजिन है उसमें से एक ब्रांच डाउन करना लेफ्ट साइड में, राइट हैंड साइड पे अगर आप उसका लाविक का बेटा लिख रहे हो तो लेफ्ट हैंड साइड से ब्रांच डाउन करके लिखना अल्पतजिन का सन इन लॉ साबु, हाँ चाचू चौधरी कहाँ है? तो ये लड़ाई है चाचा चौधरी और साबु की। साबुक्तजिन वर्सेस सन ऑफ लाविक, साबुक्तजिन प्लस लाविक का बेटा, उसका नाम नहीं है मेरे पास, लाविक का बेटा जो था। अब लाविक के बेटे की जो मदद कर रहा था, लाविक के बेटे के सन जहां लिखा है वहां लिखना प्लस जयपाल। हो गया क्लियर है ना? सो ये बंदा बन गया। अब यहां पे साबुक्तजिन इसको हरा देता है। अब जयपाल से, अब वो तो एक रेबल था, अब उसे ये मालूम है कि ये रेबल फोर्सेस मुझे नुकसान पहुंचाएंगी, और रेबल फोर्सेस अगर मुझे नुकसान पहुंचाएंगी तो मदद कौन कर रहा था? तो जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि यहाँ पे जो ब्राह्मण शाही और हिंदू शाही डायनास्टी थी, इनकी गजनी के साथ एनिमोसिटी चल रही थी, वो उसका कारण क्या था? कि उनको ये मालूम है कि अगर ये मदद करेगा, इसका किसी की भी मदद करेगा तो मेरी सत्ता जा सकती है। तो सत्ता बचाने के लिए कांटा हटा दो कि उसको कोई मदद ही नहीं करे, कोई रेबल को मदद नहीं कर सके। तो अगला राजा बनता है साबुक्तजिन 977 एडी, 977 एडी, और ये काफी बड़े एरिया के अंदर कैप्चर करना चालू कर देता है। टर्किश अटैक बोलना उचित नहीं होगा, बट हाँ अटैक मतलब टर्की, यार ये ट्राइबल है तो इसको इस तरह से लिखना। अगर तुम लिखना चाह रहे हो अटैक, फर्स्ट अटैक, तो फर्स्ट टर्किश ट्राइबल अटैक या ट्राइबल टर्किश अटैक। इसके अंदर कबीला जोड़ना जरूरी है क्योंकि इनकी जो सभ्यता थी वो सभ्यता नहीं थी, वो संस्कृति थी, वो कल्चर था। सो ट्राइबल कल्चर को बिलोंग करते थे, ये नोमैड लोग थे, घूमते फिरते रहते थे और सिर्फ यहाँ के नहीं थे। क्योंकि जब हम वो पढ़ते हैं और उसके अंदर ये वाले शब्द आते हैं ना कि टर्किश अटैक, सो दिमाग मॉडर्न टर्की के ऊपर जाता है, और उस टाइम मॉडर्न टर्की नाम की कोई वस्तु नहीं है। देयर वॉज नो टर्की एट द टाइम एज अ कंट्री। टर्किश पीपल वेयर देयर एंड दे वर स्प्रेड अराउंड, बहुत बड़े एरिया में फैले हुए थे। सो ये ट्राइबल अटैक है, हो गया। अब यहां पर जयपाल ने पहली बार अटैक कर दिया था, जयपाल 2 बार और अटैक करता है साबुक्तजिन के ऊपर। लिखो नीचे, मतलब है नोट्स के अंदर लेकिन लिखते चलो। अब 2 बार और अटैक करता है और दोनों बार इसको साबुक्तजिन हरा देता है। मौसम हो चाहे कुछ भी हो, हार गए। अपना दोष दूसरों पे नहीं ढोलना चाहिए। अभी विवेकानंद जी ने देन ही कॉन्कर्ड ऑल द पार्ट बिटवीन लामघान एंड पेशावर। पेशावर पाकिस्तान में है, नॉर्थ में है, तो पेशावर तक भैया पहुंच चुके थे। एंड ही डाइड इन 997 में इसकी डेथ हो जाती है। और अपने छोटे बेटे को इस्माइल को नया राजा घोषित करके जाते हैं, लेकिन इनका बड़ा पुत्र था महमूद, वो उसे चैलेंज करता है। महमूद इस्माइल की दोस्ती के अंदर इस्माइल कहीं और रह जाती है, और सारा क्रूएल्टी इस्माइल, मुस्कुराहट, सब सोच लेना कि मुस्कुराहट चाहिए तुम्हें या महमूद चाहिए। सो महमूद राजा बन जाता है एरिया का 998 एडी में। अब यहाँ पर महमूद भैया कुछ पर्सनल क्वालिटीज़ थी, बड़ा स्ट्रॉन्ग बंदा था, बहुत सक्सेसफुल था उस टाइम पर। तो इसको कुछ टाइटल दिए जाते हैं खलीफा की तरफ से, और ये वहाँ से टाइटल लेकर अपने आप को सुल्तान घोषित करता है। यामीनुद्दौला एक टाइटल है, अमीनुद्दमुल्ला एक टाइटल है, और महमूद ऑफ गजनी, गजनी जगह का नाम है। देन फिरदौसी इसका कोर्ट पोएट था जिसने शाहनामा लिखी है, ठीक है। अब ये अपने एरियाज़ को जो हेरात में है, बाल्ख में, बाल्ख इज़ नॉर्थ ऑफ अफगानिस्तान, बाल्ख अफगानिस्तान की जो मॉडर्न पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं उसके नॉर्थ में, इन द एरियाज ऑफ उज्बेकिस्तान, तुर्किस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये वाले बेल्ट के अंदर पुरानी बाउंड्रीज अलग हुआ करती थी जो रिवर से डिराइव होती थी या माउंटेन रेंजेस और माउंटेन पासेस से डिराइव होती थी। सो बाल्ख एक्सटेंडेड है। बाल्ख पे मुगलों ने भी राज किया है 2 साल 3 साल के लिए। औरंगज़ेब गया था, औरंगज़ेब जीता था बाल्ख को शाहजहाँ के टाइम पर। शाहजहाँ का एम्बिशन था कि मुझे समरकंद चाहिए, फरगना और समरकंद जो इनके बाबर के थे।
फरगना का बाबर था, समरकंद उसके फोर फादर्स का था, तो बाबर फोर फादर्स के लिए समरकंद पे भी जाएगा। सो दैट एरिया इज द बाल्ख पार्ट। इतने नॉर्थ में इसका कब्जा था, नॉर्थ से लेकर साउथ में ही आता है और वेस्ट में जाता है और खुरासान के ऊपर कब्जा करेगा। खुरासान वो पार्ट है जो साउथ वेस्ट ऑफ अफगानिस्तान, नॉर्थ ईस्ट ऑफ ईरान और नॉर्थ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा है। पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान की जब बाउंड्रीज मिलती हैं, वो एक बड़ा एरिया हुआ करता था जिसे कहा जाता था खुरासान या खोरासान। यहां पर बाद में हमें खुरासान के शाह का नाम मिलता है इल्तुतमिश के टाइम पर, जब मंगोल अटैक होगा तो खुरासान एक पावरफुल स्टेट होता है। फिर हमारी हिस्ट्री के अंदर खुरासान का फिर से नाम आता है जब मोहम्मद बिन तुगलक इजिप्ट के राजा के साथ एक खुरासान प्रोजेक्ट शुरू करता है, खुरासान पे कब्जा करना है। सो खुरासान वाज अ इंपॉर्टेंट स्टेट जो मॉडर्न डे इंडिया की टेरिटरी में कभी नहीं रहा, उसके पार्ट शायद आए हों, पूरा कभी नहीं रहा। तो ये खुरासान पे भी कब्जा कर लेता है गजनी। देन हेरात, बाल्ख, बस्त और खुरासान 999 एडी के अंदर जो खलीफा थे उन तक पैसे वैसे पहुंचा दिए होंगे, ट्रिब्यूट। ही वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज अ किंग और अ सुल्तान ऑफ दीज एरियाज। सो एक रजिस्ट्रेशन इसको मिल जाता है कि हाँ मैं यहाँ का सुल्तान हूं। इसके पहले वालों को वो नहीं था टाइटल, इसके पहले वाले रूलर थे लेकिन पावरफुल इस तरह से नहीं थी कि दे वर नॉट नोन इन द इस्लामिक पॉलिटिकल वर्ल्ड अंडर खलीफा। हाँ, हकीकत में ना एक पॉलिटिकल जो यूनिटी थी इस्लामिक वर्ल्ड की उस टाइम पर, वो खलीफा के अंडर में थी। थियोलॉजियन स्टेट था, थियोलॉजियन पॉलिटिकल स्टेट। हिंदी में क्या थियोलॉजी का वर्ड? अभी तक क्या कर रहे थे? लास्ट क्लास में मैंने कराया था, याद क्यों नहीं है? ट्रांसलेट करते चल भैया, समय नहीं मिलेगा। ओके, सो एनीहाउ, इसके जो हिस्टोरियंस हैं उनके हिसाब से सबसे प्राइमरी कंसेप्ट ये था कि इसके युद्ध चल रहे थे। युद्ध क्यों चल रहे थे? क्योंकि ये पूरा बेल्ट कबीलाई बेल्ट है, ट्राइबल बेल्ट है, और ट्राइब्स में आपस में वॉर्स होती थी, चाहे वो नॉर्थ में हो, चाहे ईस्ट में हो, चाहे साउथ में हो, चाहे वेस्ट में हो। सो ही नीडेड मनी। अब पैसा कहां से आएगा? तो पैसा लूट के आएगा। क्यों? क्योंकि ये वो बेल्ट है जिसके अंदर एग्रीकल्चर न के बराबर है। बाल्ख में जरूर है थोड़ा सा, या अगर हम गजनी की तरफ जाएं तो गजनी इज वेरी वेल ऑफ। जो एक बेल्ट हमने ग्रीक हिस्ट्री में पढ़ेंगे, जब ग्रीक्स आएंगे, वो बैक्ट्रियन ग्रीक्स रहेंगे, तो बैक्ट्रिया वाला जो हिस्सा था वो हिस्सा फर्टाइल था क्योंकि ऑक्सस रिवर वहां से निकला करती है। तो ट्रांस ऑक्सानिया वाला जो बेल्ट है, उस बेल्ट के अंदर वो हिस्सा है। बाकी जो अफगानिस्तान का पार्ट है जहां पर ये राज कर रहा है, ये पूरे बेल्ट के अंदर इट वॉज नॉन प्रोडक्टिव। तो पैसा कहां से आएगा? रेवेन्यू कहां से कमाओगे आप? कितनी भेड़ बकरी पाल लोगे आप? एनिमल हस्बेंड्री कितना कर लोगे आप? कितना आप दूसरी चीजों पे फोकस लगा लोगे? रेवेन्यू आता है, मेन जो पावर रहेगा इस टाइम का, दैट इज थ्रू लैंड। सो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज यहां पर कम है। इस जगह की खासियत क्या है कि यहां पर सिल्क रूट्स पास हो रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी आने वाले समय के अंदर, वो सिल्क रूट्स डिटीरियोरेट हो जाएंगे। सो यहां अब बंदे को चाहिए पैसा। पैसा क्यों चाहिए? तुम कहां हो? तुम सामने बैठो, तुम कहीं ना कहीं गुम हो जाते हो। ओके, सो जस्टिफिकेशन ये था इसका, मतलब हिस्टोरियंस बोलते हैं कि ये लुटेरा था, लूटने आएगा। अब इसको जस्टिफाई करना है, क्यों? क्योंकि थियोलॉजियन पॉलिटिकल स्टेट का हिस्सा बन गया। खलीफा मेन रूलर सारी इस्लामिक वर्ल्ड का उस टाइम पर, पॉलिटिकल वर्ल्ड का, और साथ साथ में सारे मुसलमानों का भी थियोलॉजियन लीडर है। पॉलिटिकल रूलर भी वही है मेन। अब वो क्या बोल रहा है कि भैया तुमको मैं अगर सुल्तान बना रहा हूं तो तुमको धर्मानुरूप काम करना है, धर्म के हिसाब से काम करना है। तो धर्म लूट तो नहीं सिखाता। सो ही हैज टू जस्टिफाई। किसके सामने जस्टिफिकेशन देना है? खलीफा के सामने। तो जस्टिफिकेशन क्या देगा कि मैं धर्म युद्ध करने जा रहा हूं। अब धर्म युद्ध क्यों करना है? क्योंकि जब मक्का को फतह किया गया था, मक्का का जो कॉन्क्वेस्ट हुआ था, उस टाइम पर मक्का के अंदर आइडल्स रखे थे। उसमें से कहा जाता है कि एक मूर्ति आई थी और उस मूर्ति की स्थापना थी टेंपल के अंदर, इंडिया के अंदर, गुजरात में। तो बोले वो मुझे तोड़ना है। सो ये जस्टिफिकेशन का तरीका होगा। मेन मकसद क्या है? सो आप आवरण, चोला, गिफ्ट पैकिंग किस तरह से कर रहे हो, किसको किस तरह से सेटिस्फाई कर रहे हो। तो ये पॉलिटिकल सिस्टम जो मैंने सब एक दिन क्लास के अंदर बोला था आप लोगों को कि थियोलॉजी और पॉलिटिकल स्टेट का मिलन अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो ये बुरा की पराकाष्ठा है, ये बुराई की पराकाष्ठा में जाएगा कि आप किस तरह से आवरण बना सकते हो, किस तरह से आप प्रोजेक्शन दे सकते हो। और वो प्रोजेक्शन हमें आज भी दिखते हैं। लास्ट सेंचुरी के अंदर हिटलर उसका एक सबसे बड़ा प्रोजेक्शन था। एक आइडियोलॉजी लेकर उसे आप प्रोजेक्ट कर दो, उसको इतना ज्यादा वाइड स्प्रेड फैला दो कि लोगों की फीलिंग्स फॉर द टाइमिंग आपके साथ हो जाएं और आपके जो मीनेस्ट एजेंडाज हैं वो पूरे हो जाएं। चाहे वो नाजिज्म हो, चाहे वो फासिज्म हो, चाहे वो रिलीजियस सेंटिमेंट्स के ऊपर हो, चाहे वो मार्क्सिस्ट या कम्युनिस्ट सेंटिमेंट्स के ऊपर हो। आइडियोलॉजी
किसी भी आइडियोलॉजी को आप किसी भी तरह का एक गिफ्ट रैपिंग कर सकते हो। और इस गिफ्ट रैपिंग का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो मुझको लगता है, जो हमेशा देना चाहता हूं, एक फिल्म आई थी कमल हासन की, साइलेंट मूवी है, नाम उतर गया दिमाग से, कमल हासन, साइलेंट मूवी है। उसके अंदर एक सीन है, वो एक रईस आदमी को कैप्चर कर लेता है, किडनैप कर लेता है और उसकी होटल में पुष्पक, इस मूवी को देखना, अभी फुर्सत है तो देख लेना। उसमें एक सीन है, गिफ्ट वाला सीन है। तो अब वो पॉटी करानी है उसको, तो पॉटी को फेंकेगा क्या कमरे में, उसको किडनैप करके रखा, तो एक डब्बे में पॉटी कराता है। अब डब्बे को कैसे फेंके, डिस्पोज ऑफ कैसे करे, तो डब्बे को पूरी खूबसूरत तरीके से गिफ्ट पैक करता है और बस स्टॉप के पीछे फेंक देता है। कुछ लोग वहां देखते हैं कि बंदे ने गिफ्ट फेंकी है। अगला सीन अगले दिन का था या 2-3 दिन बाद का था, जो भी था, अगले सीन में फिर से कमल हासन गिफ्ट पैक करता है। तो वो लोग जो उन्होंने पहली बार देखा था उन्हें उल्टी आ जाती है। तो मतलब समझ सकते हो आप कि किस चीज को कितनी सुंदरता से पैक किया गया। तो क्या चीज गंदी है उसको सुंदरता से पैक करोगे तो दूसरे लोगों को जो उससे रिलेटेड नहीं है वो क्या दिखता है। सो आई एम को रिलेटिंग दैट पार्ट कि कितना किसी भी चीज को आज भी होता है वो, कि अगर गंदी चीज है, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो एडवर्टीजमेंट से आप खरीद लेते हो बट वेरी सून आफ्टर आपको लगता है कि वो इतनी अच्छी नहीं है। तो एडवर्टीजमेंट आपको परसुएट कराने का काम करता है। तो परसुएशन का जो पावर होता है, जो हमें एप्टीट्यूड में पढ़ना पड़ता है, सो परसुएशन ये काम है कि आप सामने वाले को क्या बता रहे हो, दैट इज कनेक्ट। सो यहां ये अटैक करना चालू करता है और इसको नाम देता है होली वॉर्स या जिहाद। मैंने लास्ट टाइम बोला था तुम लोगों को, जब मैं इस्लाम के बारे में बेस आउटलाइन बता रहा था फिलोसॉफी की, कि जिहाद सबसे बड़ा होता है पर्सनल जिहाद, व्यक्ति का अपने आप से स्वह के लिए। जिहाद इज ओनली, जो वो बैटलफील्ड में तलवार उठा के वॉर वाला है, इट इज ओनली फेस टू फेस वॉर ओनली। और उसके रूल्स हैं एंड दे आर रिटन, 10 रूल हैं और वो पिलर के ऊपर लिखे गए उस समय कि ये 10 रूल फॉलो करना है। सो अगर आज कोई भी बोलता है, एंड फ्रेंकली स्पीकिंग देयर इज नो टर्म एज सच एज लव जिहाद इन इस्लाम। वाई? इसके ऊपर बात कर लें क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। वाई? फिलोसॉफी ऑफ इस्लाम, इस्लाम का मतलब पहला तो ये, इट इज द ओल्डेस्ट रिलीजन, जो हमने पढ़ा था। व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ इस्लाम? पंडित जी, यूनिटी ना, पीसफुल वॉलंटरी सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड। 2 वर्ड है, पीसफुल, दूसरा वर्ड है वॉलंटरी सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड। ये है इस्लाम। द एग्जैक्ट मीनिंग, प्रेम के चलते अगर किसी पुरुष ने अपना धर्म परिवर्तन करा या किसी कन्या ने अपना धर्म परिवर्तन करा, उसने ईश्वर के लिए नहीं करा। तो वो कागज पे, पॉलिटिकल कागजों के ऊपर आप कह सकते हो कि वो मुसलमान है। जैसे मैंने आपसे बोला था आज सुबह वाली क्लास के अंदर, धर्म और अधर्म वाली बात, वो धार्मिक नहीं हुए। हम लोग नाम के धार्मिक हैं, धर्म हमारा कागज मात्र पर है, हम धार्मिक नहीं है। वी बिलोंग टू दैट डिनोमिनेशन बट वी आर नॉट धार्मिक। कंसेप्ट हैं। आपका धर्म जो कहता है क्या आप वास्तव में करते हो, अगर नहीं करते हो तो आप अधर्मी हो। यहां पर यही वाला कंसेप्ट आ रहा है कि लव जिहाद एक ऐसा शब्द गढ़ा गया है जो है ही नहीं। जिहाद ओनली स्टैंड्स व्हेन इट कम्स अगेंस्ट। तो ये चीज तो पॉसिबल हो ही नहीं सकती ना, जब कोई मर्जी से अपनी स्वयं से अगर नहीं कन्वर्ट हो रहा है तो दैट मीन्स यूजलेस है वो। और वो कौन सा होना चाहिए? वॉलंटरी। वॉलंटरी मतलब तुमने उसको पहचाना, उस शक्ति को पहचाना, उस निर्गुण ब्रह्मा की शक्ति को पहचाना और तब तुमने उसको माना, तब तुम्हारे अंदर वो फेथ आया। और जब वो फेथ आएगा तभी तुम ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होगे। यू डोंट नीड लव टू डू दैट, यू डोंट नीड स्वॉर्ड टू डू दैट, बट वो होगा। एंड व्हाई इट विल हैपन? माय असिमिलेशन ऑफ थॉट इज द थियोलॉजी प्लस द पॉलिटिकल सिस्टम का एक होना। सो एनी इस्लामिक रूल इन इंडिया मैक्सिमम टाइम पर it will not be a secular state, it will not be a secular state। कुछ राजाओं के टाइम पर वो सेक्युलरिज्म दिखेगा और तगड़ा दिखेगा सेक्युलरिज्म, लेकिन बाद के राजाओं में या उनके पहले के राजाओं में देयर विल बी नो सेक्युलरिज्म बिकॉज थियोलॉजी विल बी देयर। सो खलीफा का यहां पर एक सेंस है। अब ये अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए एक एग्रेसिव पॉलिसी का इस्तेमाल करता है। पड़ोसी कौन इसका? अफगानिस्तान का बेल्ट है, अफगानिस्तान के बेल्ट में पड़ोसी इसका सबसे पहला ब्राह्मणशाही और हिंदूशाही डायनास्टी वाला है जो कुषाण के वंशज हैं, वो लोग हैं। इसके साउथ में अरब हैं, अरब किंगडम्स हैं। तो ये 2 इसके नेबर्स हैं टुवर्ड्स इंडिया, साउथ एंड ईस्ट, साउथ ईस्ट की तरफ में ये 2 मेजर हैं। सो अगला अटैक ये करता है जो 1000 AD में होता है इसके फ्रंटियर फोर्ट्स के ऊपर।
जितने फ्रंटियर बाउंड्रीज हैं यहां कब्जा करना चालू करता है। फिर 1001 एडी में जयपाल तीसरी बार टकरा, 3 बार टकरा चुका, चौथी बार अब ये अटैक करता है जयपाल पे। पहले अटैक जयपाल ने किसके साथ मिलकर किया था? पहला अटैक जो हुआ था लाविक के बेटे के साथ। अब उसके बाद फिर जब साबुक्तजीन बन जाता है तब 2 अटैक हो चुके हैं, ठीक है। अब इस्माइल तो आई नहीं चेहरे पर, महमूद बन गया। महमूद को यह मालूम है कि जयपाल ने 3 अटैक कर चुके हैं, तो अब एक बार तो वो उसने फोर्ट जीत लिया, अब ये अटैक करता है जयपाल के ऊपर 1001 एडी में, और जयपाल पेशावर के पास हार जाता है और गजनी इसकी कैपिटल जो वायहंद नाम की थी उस पर कब्जा कर लेता है, लूट लेता है। हाँ ओके 1004 एडी में ये भेड़ा के ऊपर कब्जा करता है। बाजी रे यहां पर थे या बाजी राय थे, ये हार जाते हैं, ही वॉज किल्ड। देन 1006 में और साउथ ये ट्रैवल करता है, मुल्तान पहुंचता है जहां पे अबू ए फतह दाऊद भैया थे। ये दाऊद भैया इनकी सजरेनिटी ले लेते हैं और बदले में बोलते हैं कि हम आपको सालाना 20,000 दिरहम देंगे। क्या बन गया? अब मुल्तान वाला बेल्ट किसके पास पहुंच गया? गजनी। मुल्तान किधर है? मॉडर्न डे पाकिस्तान, ठीक है। अब इतना बड़ा काम आ गया। अब इसके बाद एक बंदा था नौशा शाह, दैट इज सुखपाल। सुखपाल वॉज ग्रैंडसन ऑफ जयपाल जो कन्वर्ट हो गया था, एंड ही वॉज मेड द गवर्नर ऑफ दोज इंडियन टेरिटरीज। इंडियन टेरिटरीज कौन से इंडिया है? ये मॉडर्न 1947 वाला इंडिया नहीं है, ये इंडियन ज्योग्राफिकल सब कॉन्टिनेंट वाला हिस्सा है। तो ये कंफ्लिक्ट हो जाती है कि इंडिया का कौन सा पार्ट। सवाल पूछने वालों के लिए सवाल होता है, हर एक के लिए नहीं होता, बाकी तो लोग 99% ऐसे ही पढ़ के चले जाते हैं। देन यहां पर ये कब्जा कर लेता है, और ये सेल्यूक टर्क, एक सेल्यूक डायनास्टी हुआ करती थी, इनसे लड़ने चले जाता है गजनी। सो साउथ में किसको बना दिया? नौशा शाह को गवर्नर, और एक और बंदा है दाऊद इसका क्या बन गया कि हाँ भैया हम आपके फिड्यूटरी लॉर्ड हैं, आप हमारे बड़े राजा, हम आपके छोटे राजा। सो फिड्यूटरी लॉर्ड सिस्टम आ गया। नौशा शाह और दाऊद 1008 में रिवोल्ट कर देते हैं और गजनी आता है, दोनों को क्रश करता है, खत्म करता है और मुल्तान अनेक्स कर लेता है। सो मुल्तान वाला एरिया भी आ गया, दैट इज पाकिस्तान तक वो घुस गया है। अब ये तो ये दोनों मुसलमान थे। कई बुक्स के अंदर सिर्फ एक लाइन लिख दी गई थी कि लिखी जाती है, आप पढ़ना उसको, कि अगेंस्ट हिंदूज, रिलीजियस वॉर अगेंस्ट हिंदूज। इट इज रॉन्ग। पीएससी के अंदर एवरी कंसेप्ट शुड बी मेड क्लियर, कब कहां क्या हो रहा था, कारण प्री निकालना नहीं है, मेंस के अंदर आंसर लिखना है, और मेंस में हिस्ट्री की तरह लिखी जाएगी। सो खैर एनी हाउ 1009 में जयपाल के बाद बैठता आनंदपाल अटैक करता है पेशावर पे, क्योंकि पेशावर पे जयपाल हार चुका था, मारा गया था। देन उसके बाद में ये हार जाता है, इनकी पीस ट्रीटी हो जाती है और आनंदपाल नई कैपिटल बना लेता है नंदाना। ये वैहंद और नंदाना को प्लॉट करना, मुझे एग्जैक्ट उसकी लोकेशन नहीं मालूम है। 1009 में नारायणपुर के लूटा जाता है। 1013 में नंदना, कौन सा है नंदना? आनंदपाला का। सो 1013 तक किससे झगड़ा चल रहा है? जो नेबर है, इमीडिएट नेबर, अरब और ब्राह्मणशाही, इन दोनों से झगड़ा चल रहा है। तो 1013 के अंदर ये नंदाना पे कैप्चर करता है। यहां इनकी मदद करने हमने एक चीज पढ़ी थी, कश्मीर के और ब्राह्मणशाही डायनास्टी के बीच में मैट्रिमोनियल अलायंसेस हुआ करते थे। सो यहां इनके साथ कश्मीर की आर्मी भी मौजूद थी। सो पहली तो वो लाविक के पुत्र के साथ जयपाल थे, अब जयपाल के पुत्र आनंदपाल के साथ कश्मीर है। सो उधर साबुक्तजीन की बाद में जब गजनी बैठता है, महमूद बैठता है, तो महमूद ने जयपाल को हराया। अब जयपाल के साथ जयपाल मारा गया, आनंदपाल के साथ कश्मीर है। यहां पर कश्मीर और त्रिलोचन पाला, इनकी कंबाइंड फोर्सेस थी, इनको हरा देता है एंड कश्मीर की बाउंड्रीज के ऊपर लूट करता है। 1013 1014 ये साउथ में एंटर करता है फॉर द फर्स्ट टाइम। अब हमारी वो बाउंड्रीज चालू होती हैं जब थानेश्वर पहुंचता है, और थानेश्वर में रामा थे, राजा थे ढेरा के, इनको हराता है और टेम्पल ऑफ थानेश्वर वॉज डिस्ट्रॉयड। ये वो थानेश्वर है जो किसी समय में हर्षवर्धन से रिलेटेड है। सो ये वो वाला थानेश्वर है पुराना, जो कन्नौज जिसकी वजह से प्राइम बनता है। सो इस बेल्ट का सबसे बड़ा एरिया कौन सा उस टाइम पर नोन? कन्नौज वाला बेल्ट, थानेश्वर वाला बेल्ट। सो ये उस जगह पे पहुंच गया, द हार्ट पर, जहां पे ट्राइपार्टाइट हुआ करती थी एक समय में। नाउ कन्नौज के, थानेश्वर के बाद में पड़ोस में है मथुरा। सो 1018 ये पहुंचते हैं मथुरा और यहां के टेम्पल्स डिस्ट्रॉय करता है, बहुत जबरदस्त लूट मचाता है और यहां से जाता है कन्नौज। सो थानेश्वर, मथुरा, कन्नौज। टाइम पीरियड 1014 1018। ईयर पे सवाल पूछा जाएगा,
सवाल गजनी के ऊपर डेप्थ में जाएगा कि कब, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, सोमनाथ कब लूटा और सोमनाथ कब डिस्ट्रॉय किया टेंपल, अलग अलग। ये याद रखना, ये क्लैरिटी रखना, यहां क्वेश्चन डीप भी जाता है। और ये वाले जो मैं मटेरियल दे रहा हूं, ये आपको जनरली बुक्स में नहीं मिलता है। ये वाला जो मटेरियल है, ये वाले पार्ट का, इट्स नॉट देयर इन दैट कंप्रिहेंसिव सेंस। कन्नौज जाता है, जहां से राज्यपाल भाग जाते हैं और इसको कन्नौज को लूटता है बंदा, डिस्ट्रॉय कर देता है। 1019 में त्रिलोचन पाला जो शिवालिक हिल्स में थे, ये चंदेला राजा विद्याधर की मदद लेते हैं और हार जाते हैं। त्रिलोचन पाला हार गए। अब 1020 और 21 में अब उनको लगा अच्छा चंदेल भी आ गए। ऑब्जर्व करो कि जो इसके ऑपोजिट में खड़ा होता चला गया, उसके बाद उसके पास अटैक है। तो इसका फ्लो डायग्राम बनाते चलना कि इसके साथ ये था, ओके अगली बार ये है। सो अब अटैक करता है वो बुंदेलखंड बेल्ट के ऊपर। सो 1020-21 विद्याधर चंदेला, विद्याधर भाग जाते हैं। ग्वालियर सरेंडर कर देता है, कालिंजार सरेंडर कर देता है। विद्याधर इसको 300 हाथी देता है ट्रिब्यूट के तौर के ऊपर, और बदले में 15 किलो का रखवाला बन जाता है। 15 किलो का रखवाला कि हाँ 15 किलो की जागीर मेरी है, मैं आपको ट्रिब्यूट देता रहूंगा। सो फिड्यूटरी बन गया। देन 1024 में ये सोमनाथ पहुंचते हैं। सोमनाथ किधर? गुजरात। कौन सी नदी के? नॉर्थ गुजरात है सोमनाथ, नॉर्थ गुजरात में। गुजरात की ज्योग्राफी के पार्ट्स बता सकता है कोई मुझे? हाँ, एक सौराष्ट्र है, कठियावाड़ है, कच्छ है, और ज्योग्राफिकली ठीक है। यहां पर बेसिकली पाकिस्तान वाले हिस्से को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इंडस सीधी साउथवर्ड ट्रैवल करती है, और इंडस जहां पर एंड होती है दैट इज नियर कराची नाउअडेज। उसके बाद में पहले इसी इंडस की कुछ डिस्ट्रीब्यूटरीज थी जो गुजरात में आती थी। मॉडर्न डे हमारा गुजरात जो इंडिया का, उसके अंदर आती थी। एक अर्थक्वेक आया था, उस अर्थक्वेक की वजह से एक फोल्ड डेवलप हो गया जिसे कहा जाता है अल्लाहबंद ज्योग्राफी के अंदर। उसकी वजह से जो इंडस की डिस्ट्रीब्यूटी कच्छ में आती थी वो आना बंद हो गई। सो अगर आप इंडस के ईस्ट में ट्रैवल करोगे बैंक के किनारे, क्योंकि मैदान है वो, सिंध और पंजाब मैदानों में है, और जब आप मैदानों में ट्रैवल करोगे नदी के किनारे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई पहाड़ नहीं क्रॉस करना है, आप सीधे गुजरात पहुंचते हो। सो सोमनाथ इज ऑन द कोस्ट। कौन सा शहर है सोमनाथ के पास मॉडर्न डे? शाबाश। हाँ, अनहिलवाड़ा तो पुराना नाम है, मुझे तो आज का मॉडर्न डे बड़ा शहर चाहिए। शाबाश। एक हाथ उठाओ अपना, राइट हैंड। हाँ, राइट हैंड ऐसा उठाओ, उठाओ राइट हैंड, ऐसे यूं ले जाओ और शाबाशी दो। यार बहुत बड़े डब्बे हो तुम लोग यार, काम मत करो ढंग से। एनीहाउ, सोमनाथ कठियावाड़ 1024 के अंदर ये लूटपाट मचाता है, क्योंकि कहा जाता है यहाँ इसके पास 10,000 गांवों की इनकम आती थी सालाना। यानी इस मंदिर के पास इसके मेंटेनेंस के लिए 10,000 गांव हुआ करते थे, और हर रोज हजारों श्रद्धालु वहां आते थे और चढ़ावा चढ़ाते थे। 1000 प्रीस्ट यहाँ पर रिचुअल्स परफॉर्म करते थे। देन प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन से जड़ा हुआ था। इसकी चेन सोने की थी, और रूलर ऑफ अनहिलवाड़ा जो थे, जो महाराज करते थे, जिनके अंडर में ये राजा मंदिर आता है, ये भाग जाते हैं, कोई रेजिस्टेंस नहीं देते। ऑफर्ड नो रेजिस्टेंस। गजनी लूटपाट मचाता है और 1025 में सोमनाथ का टेंपल डिस्ट्रॉय कर देता है ना। जब ये वापस जाता है तो इसके जो गाइड थे, अब इसको निकलना है रेगिस्तान से, गुजरात से नॉर्थ जाना है अफगानिस्तान, बीच में पड़ेगा रेगिस्तान। तो रेगिस्तान में इसके साथ कुछ, मतलब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है कि कौन सी ट्राइब थी, हिंदू ट्राइब थी, जाट, वो इसके गाइड थे। वो इसको भटकाते हैं कि रेगिस्तान में ये सेना इसकी खत्म हो जाए, लेकिन ये बच जाते हैं और ये आर्मी वापस चले जाती है, और उसको ये याद रहता है कि किसने हमारे साथ किया। वापस आता है, पूरे के पूरे लोगों को उड़ा देता है। 1027 में ही कैम बैक, जाट्स को नुकसान पहुंचाता है जो बिट्रे करते हैं उसको लास्ट एक्सपीडिशन में। किल्ड ऑल मेल्स, सारे पुरुषों को मार देता है जो उस एरिया के थे, और सारी महिलाओं और बच्चों को कब्जे में लेके निकल जाता है। ही डाइड इन 1030। पंजाब, सिंध, मुल्तान, अफगानिस्तान, इराक से लेकर गंगा तक इसका एरिया था, और नॉर्थ मालूम है बाल्क से लेकर साउथ तक। सो गजनी ने जो एम्पायर क्रिएट किया था उसका हमारे इंडिया के अंदर तो बहुत छोटा सा हिस्सा है, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा दूसरी कंट्रीज के अंदर आता है, और गजनी एज एन एम्परर हिस्टोरिकल वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर बड़ा नाम है।
सो गजनी के ये अटैक्स हैं। इसके बाद में मसूद नाम का राजा बनता है और इसके अंदर मसूद और मोहम्मद के बीच में आपस में कुछ वॉर होती है सक्सेशन की। फिर सेल्यूक टर्क, याद आया नाम कि गजनी की लड़ाइयाँ चल रही थी सेल्यूक टर्क से, उनकी लड़ाइयाँ इससे भी होती हैं। मोहम्मद को हटा दिया जाता है, मसूद का एक बेटा उसे डिथ्रोन कर देता है, बाद में एम्पायर टूटने लग जाता है। हमेशा याद रखना, जिसने जब सिर्फ टेरिटरी बनाई, जिस भी राजा ने जब टेरिटरी को बनाया, सिर्फ टेरिटरी जीतना, दैट इज इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी, वो बहुत जल्दी टूटती है। लेकिन अगर उसी टेरिटोरियल जगह पर किसी ने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स दिए, वो स्टेबल रहती है, वो स्टेबल रहेगी। चाहे अंग्रेजों के अंदर भी मैंने बोला है तुम लोगों को कि ये बंदा इंपॉर्टेंट है, ये बंदा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो बंदे ने कुछ ऐसे पॉजिटिव काम किए थे जो एस्टैब्लिशमेंट को स्ट्रांग करते हैं। एस्टैब्लिशमेंट का मतलब होता है कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा है, आपका पॉलिटिकल सिस्टम कैसे चल रहा है, दैट इज एस्टैब्लिशमेंट। सो इसका कहीं एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एस्टैब्लिशमेंट वाला काम नहीं था, वो पुराना फिलॉसफी पे चल रहा था, इसलिए टूटना था और इसलिए ये फौरन टूट जाता है। और साथ ही साथ में लास्ट रूलर थे इसके खुसरव शाह। गुर नाम का एक छोटा कबीला था, गुर के जो शासक थे उन्होंने उसको हरा दिया खुसरव शाह को, और गुर के शासकों ने पूरे इलाके पे कब्जा कर लिया, जो बचा खुचा इलाका था पूरा। तुमने ये अभी थोड़ी देर में 3 या 4 खा लिए, तो तुम्हारी शुगर चेक कराओगी। तो बेटी बेटी चॉकलेट चूस रही, शुगर, आप आज शुगर चेक कराएंगी। ओके, अलाउद्दीन हुसैन ऑफ गुर ये रिवोल्ट कर देता है और गजनी के सिटी को डिवास्टेट कर देता है, खत्म कर देता है। इसके बाद में सैफुद्दीन नाम का राजा बनता है, फिर उसका कजिन था गियासुद्दीन और उसका भाई था शिहाबुद्दीन या सहाबुद्दीन, जिसका दूसरा नाम था मुइजुद्दीन मोहम्मद, और ये भेजता है गजनी के ऊपर। गजनी कब्जा कर लिया जाता है 1173-74 में। 1173 तब तक टूट चुका है, पूरा पार्ट्स बिखर चुके हैं जो इन्होंने एम्पायर बनाया था, इट वाज ऑल गॉन। अब 2 भाई हैं, बड़ा भाई सुल्तान बन जाता है, छोटा भाई इस मुइजुद्दीन। मुइजुद्दीन सुल्तान नहीं है लेकिन पूरी फ्रीडम है उसके पास अटैक करने की। तो बड़ा भाई का काम था नॉर्थ और वेस्ट संभालना, ईस्ट भी संभालना, और छोटे भाई का काम था साउथ और साउथ ईस्ट संभालना। तो गुर का मोहम्मद अब अटैक करना चालू करेगा साउथवर्ड्स। ही इज़ नॉट अ सुल्तान, उसका बड़ा भाई सुल्तान है। सो मोहम्मद और इसका जो दोनों भाइयों के बीच में अच्छा भाईचारा था और दोनों का पुत्र नहीं था, अब स्लेव्स आएंगे। तो बड़ा भाई मरता है, छोटा भाई राजा बनेगा, गौरी बाद में राजा बनेगा। मोहम्मद ऑफ गुर सबसे पहले मुल्तान पे अटैक करता है, तो भैया मुल्तान तो ऑलरेडी गजनी का था, आज़ाद हो गया। ब्रेकअप जब होने लगता है तो वो आज़ाद हो गया। मुल्तान उच्च नाम की जगह और लोअर सिंध पे कब्जा कर लेता है, जो गवर्नर हुआ करते थे पुराने गजनी के। गजनी टूट गया तो गवर्नर्स पावरफुल हो जाते, पानी चाहिए। 1178 में ये गुजरात पे अटैक करता है, जहां पे मूल राजा हरा देते हैं। मूल राजा कौन सी डायनास्टी का था? इस टाइम पे पृथ्वीराज चौहान चाहते तो इसको पूरा खत्म कर सकते थे, लेकिन पृथ्वीराज चौहान आराम से ऑब्जर्व करते हैं कि अगर मूल राजा हार जाता है तो गौरी तो वापस चला जाएगा, वो कमजोर हो जाएगा, तो ये उस पर अटैक कर लेंगे। कहानी है 1179 में ये पेशावर पे अटैक करता है। 1181 लाहौर जीतता है। क्या हुआ? अरे तो इतना तो पी ले यार, चल कोई बात नहीं, अभी ध्यान इधर दे ले, पानी छोड़ के। 1181 लाहौर पे कब्जा करते हैं। 1185 में सियालकोट पे कब्जा करते हैं, जहां खुसरो शाह को मार दिया जाता है और सारी टेरिटरीज कब्जे में ले ली जाती है। सो ये वो वाला बेल्ट है जो वेस्टर्न पंजाब और सिंध वाला पूरा बेल्ट है। सो अफगानिस्तान से वही वाले ट्रेंड जो गजनी ने फॉलो किया था पहले, नॉर्थ टू साउथ आने का, वही इन्होंने भी फॉलो किया, नॉर्थ टू साउथ आए। बीच में हाँ ये जरूर गुजरात तक चले गए थे पहले, गजनी थोड़ा बाद में गया था। 1188 के अंदर ये भटिंडा पे कब्जा करता है, और भटिंडा पे जैसे ही कब्जा करता है इसकी टेरिटरी डायरेक्ट बॉर्डर बनाती हैं पृथ्वीराज चौहान की बाउंड्रीज से। जब पृथ्वीराज इसके साथ भेंट करने जाता है, हेलो हाउ आर यू, आई एम फाइन थैंक यू, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। तराइन 1 का युद्ध होता है जहां पर गौरी की बहुत बुरी पराजय होती है। 1191 AD, तराइन फर्स्ट, और गौरी भाग जाता है। गौरी अगले साल वापस आता है तराइन 2, 13 महीने के बाद,
और 1192 एडी भटिंडा वापस कब्जे में लेता है, वापस तराइन टू की लड़ाई होती है, पृथ्वीराज हार जाते हैं, बाद में वो मार दिए जाते हैं। और ये जो पूरा बेल्ट था, जो मॉडर्न डे इंडिया का बेल्ट था, या जिन्हें हम प्लेन्स का बेल्ट बोल सकते हैं, पंजाब, सिंध और नॉर्थ इंडिया का, राजस्थान वाला बेल्ट, इस सारे का गवर्नर बना दिया जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज अ स्लेव ऑफ मुइजुद्दीन, इसलिए उसको मुइज़्ज़ी स्लेव बोला जाएगा। जो स्लेव डायनास्टीज हैं, दे आर स्पेशली नोन बाय हु स्लेव दे आर, किसके नाम की स्लेव हैं। सो मुइजुद्दीन गौरी की स्लेव्स हैं तो मुइज़्ज़ी स्लेव हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के जो स्लेव्स होंगे, जैसे इल्तुतमिश है, वो कुतबी स्लेव कहलाएगा। इसी तरह से इल्तुतमिश के जो स्लेव्स होंगे वो शमसी स्लेव्स कहलाएंगे। बलबन, बलबन इज शमसी स्लेव। और अलग अलग स्लेव डायनास्टीज के नाम होंगे। सो अरे बलबन शमसी स्लेव है, यानी शमसुद्दीन का स्लेव बलबन है। साथ ही साथ में यह डायनास्टीज के नाम आएंगे। सो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो डायनास्टी है, कुतुबुद्दीन ऐबक इज मुइज़्ज़ी स्लेव, बट उसकी जो डायनास्टी होगी वो कुतबी डायनास्टी होगी। फिर इल्तुतमिश की डायनास्टी होगी, वो शमसी डायनास्टी होगी। अनफॉर्चुनेटली मैक्सिमम किताबें स्लेव डायनास्टी लिखती है, इट्स अ प्लूरल। डायनास्टी वंश होता है, इट्स अ प्लूरल, डायनास्टीज। सो ये स्लेव रूल है, स्लेव्स का रूल है जो एक के बाद एक के बाद एक बनता चला जाएगा। सो शमसी डायनास्टीज इल्तुतमिश की डायनास्टी, और फिर बलबनी डायनास्टी जो बलबन की डायनास्टी है। बलबन स्लेव किसका है? इल्तुतमिश का, इसलिए शमसी है। इल्तुतमिश किसका स्लेव है? कुतुबुद्दीन ऐबक का, इसलिए कुतबी है। सो कुतबी स्लेव्स शमसी डायनास्टी, मुइज़्ज़ी स्लेव कुतबी डायनास्टी। क्लियर हो गया? बहुत फाइन है। ओके, एनीहाउ इस बात 1192 पर तराइन टू हो जाती है। इस टाइम पर दोनों में एक डिफरेंस रहता है, 1191 और 1192 में। हाँ, 1191 में जयचंद पृथ्वीराज के साथ था, 1192 के अंदर जयचंद साथ नहीं था। जयचंद एक पावरफुल एरिया को बिलोंग करता था, कन्नौज वाला काम था। गैदवालास थे ये लोग, डायनास्टी छोटी डायनास्टी लेकिन लास्ट डायनास्टी। गैदवालास की लड़ाइयाँ बिहार तक होती थीं, और बिहार की डायनास्टीज में हमने पढ़ा था कि उनकी बिहार बंगाल में लड़ाइयाँ चलती थीं। तो गैदवालास का, कन्नौज का पुराना जो असर था वो होता रहता था। जयचंद एक बड़ा थ्रेट था इनके लिए। तो 1194 में चंदावर की लड़ाई होती है और जयचंद मारा जाता है। सो 1194 एडी तक यमुना तक टेरिटरी कब्जे में आ जाती है। 1194 में गोरी बयाना पे कैप्चर करता है और यहां बहाउद्दीन तुगरिल को गवर्नर बना देता है, और बहाउद्दीन तुगरिल आगे चल के ग्वालियर पे कब्जा करता है। अब यहां चार्ट बनाना जरूरी है आपको, कारण मेंस के अंदर अगर आपको कुतुबुद्दीन ऐबक का काम आएगा तो उसमें ये नहीं आएगा। ग्वालियर उसने नहीं जीता। कुतुबुद्दीन ऐबक के दो रोल हैं, एज अ गवर्नर, एज अ रूलर। सो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो रोल है एज अ गवर्नर, तो ये वाले टेरिटरी के अंदर तुगरिल है। सो तुगरिल ग्वालियर के ऊपर कब्जा कर रहा है। तुगरिल उसका अगेन एक स्लेव है। अब इसके बाद में ऐबक जो राजस्थान वाला एरिया था, जिसके अंदर फिर से रिवोल्ट्स होते हैं, बार बार उठते हैं, गुजरात के अंदर अटैक करता है एज अ गवर्नर, और बदायूं जीतता है, बनारस जीतता है। चंदावर फिर से चला गया था। चंदावर ये सारे टर्क्स को लॉस्ट हुए थे। फिर से सुनना, बदायूं, बनारस एंड चंदावर विच वेयर लॉस्ट टू टर्क्स, पहले इनके पास थे, इनसे वो चले गए थे। तो कंफ्यूजन मत करना, ये टर्क्स ही हैं। पहले इनके टर्क्स का कब्जा था और जो इनसे हट गया था, तो जैसे ही आप फोर्स लेकर अलग हट जगह पे हटते हो, वहां पे वापस कब्जा कर लिया जाता था, बिकॉज देयर वॉज नो एस्टैब्लिशमेंट। एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, टेरिटरी पे आप जीत रहे हो, लूटपाट मचा रहे हो, आप हट जा रहे हो। जो 1857 के रिवोल्ट के अंदर हमने देखा था कि रिवोल्यूशनरी आते थे, जैसे ही जाते थे सरकार बन जाती थी। सो मूवमेंट, पावर वॉज मूविंग, पावर वॉज नॉट ऑथोराइज्ड, अथॉरिटी का फिगर नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जिसे हम कहते हैं कि लॉ ऑफ द लैंड, देयर वॉज नो लॉ ऑफ द लैंड ऑफ द टाइम। जिसकी तलवार उसका शासन, जिसकी लाठी उसकी बकरी क्यों नहीं हो सकती? गांधी जी की लाठी थी, वो बकरी पालते थे, बकरी को कहते थे कि ये गरीब की क्या है, पढ़ना। हाँ हाँ हाँ। ऐबक बुंदेलखंड अटैक करना चालू करता है, कालिंजार, और यहाँ परमल देवा चंदेला की हत्या हो जाती है और महोबा और खजुराहो पे कब्जा कर लेता है। देन अब क्या होता है, एक बंदा था इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी, नाम भी तो आधे किलोमीटर का है। इसके पास कुछ जागीरें थी, 2, 4, 5, 10 गांवों की, जो भी गांव रहे होंगे, और एक गवर्नर हुआ करते थे अवध के, हिसामुद्दीन आगुल बाक।
इनके अंडर में वो बंदा था बख्तियार काकी, गवर्नर ऑफ अवध थे आगुल, और उधर कौन था, बख्तियार खिलजी। अब बख्तियार खिलजी को लगा कि यार चलो पड़ोस वाले गांव पे अटैक करें, करता चला जाता। हमने सेनाज के बारे में पढ़ा था, लास्ट में हमने ये भी पढ़ा था कि सेनाज की कैपिटल हुआ करती थी नादिया। बख्तियार खिलजी नादिया पहुंच जाता है, कोई रेजिस्टेंस नहीं, और कब्जा कर लेता है। आप सोच रहे हो इंडिया के अंदर उस टाइम पर राजा कितने मट्ठे हो गए थे, और ये मट्ठागिरी फिर दिखेगी हमको। जब लखनऊ के नवाब साहब अंग्रेज जब घुस रहे थे तो इसलिए बैठे हुए थे कि कोई जूता पहनाने आएगा। आप सोच के देखिए कि वॉर हो रही है, बैटल हो रही है, और अपन सो रहे हैं। वो एक एपिसोड नहीं है इंडिया के अंदर, ऐसे बहुत सारे एपिसोड है। कारण क्या? कंप्लेसेंसी, ओवर जनरेशन डिट्यूशन, कंप्लेसेंसी आ जाती है कि हमने तो राज देखा है बचपन से, हमें क्या करना। अरे यार वो सेंड मैसेज करना भूल गए, चलो कोई बात नहीं। अब यहां पर ये नालंदा पे कब्जा करता है, ओदांतापुरी पे कब्जा करता है, विक्रमशिला। देन यहां पर ये डिस्ट्रॉय भी कर देता है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को, और यहाँ की लाइब्रेरी को जला देता है। 1202 में मोहम्मद ऑफ गुर, जो गौरी है हमारा मोइजुद्दीन, ये सुल्तान बनता है, और 1206 में इसकी डेथ हो जाती है। 1206 में जैसे इसकी डेथ हो जाती है, 1200 पंजाब के अंदर पंजाब के खोखर रिवोल्ट करते हैं, और मोहम्मद इंडिया आता है सप्रेस करने उसको। वापस जब जा रहा था तो इसकी हत्या हो जाती है। तो कहा जाता है या तो शियाओं ने हत्या कर दी थी या खोखर ने हत्या कर दी थी। ओके, इन क्लास विल कॉल यू बैक। ओके, सो इसके कोई पुत्र वगैरह तो रहते नहीं है। इनके जो स्लेव्स थे वो अलग अलग जगह पे बटे हुए थे इस टाइम पर। पहला था कुतुबुद्दीन ऐबक इन इंडिया, ये गवर्नर है, और ये फाउंड करता है अपनी इंडिपेंडेंट दिल्ली सल्तनत। साथ ही साथ में जो A.L. श्रीवास्तव हैं, जिन बड़े ऑथर हैं, इन्होंने ये नाम दिया है कि इट शुड बी द पीरियड ऑफ सल्तनत ऑफ दिल्ली, नॉट द स्लेव डायनेस्टीज एंड द दिल्ली सल्तनत। सल्तनत ऑफ दिल्ली होना चाहिए। 3 प्रिंसिपल गवर्नर्स जो थे, याल्दुज ये गजनी में पोस्टेड था, कबाचा इंडस के ईस्ट वाले हिस्से में था, पंजाब सिंध, ईस्ट इंडस, इंडस के वेस्ट में नहीं है, वो अलग पार्ट है, और कुतुबुद्दीन ऐबक इंडियन 2 आब का हिस्सा था, गंगा यमुना का। अब यहां इनके आपस में झगड़ा चालू होंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक बेसिकली टर्किश पेरेंट्स का था, तुर्किस्तान का था, स्लेव बना लिया गया था, लोकल काजी ने खरीदा लिया था, और अच्छी पढ़ाई लिखाई करवाई थी, और इतना इम्प्रेस था इससे गौरी कि ही वॉज मेड गवर्नर। तो यहां से चूंकि स्लेव है, ये गुलाम है, और वो उठता है और वो सुल्तान बनता है, इसलिए इनका नाम पड़ेगा द स्लेव डायनास्टी या मामलुक डायनास्टी या गुलाम वंश, मामलुक भी कहा जाता है। ठीक है, सो दिस इज अ स्टार्ट।